नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइकॉनिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में किस प्रकार का जीवन पाया जाता है। दोस्तों, क्लास 7 NCERT ज्योग्राफी का ये लास्ट अध्याय होगा। इससे पहले हम 1 से 9 तक के सभी अध्यायों को कवर कर चुके हैं। अगर आपने हमारी उन सभी वीडियो को ना देखा हो तो आप प्लीज़ उन सभी वीडियो को भी देखिए, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। अब हम बात करते हैं रेगिस्तान में जीवन। ये क्लास 7 NCERT ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम क्लास 8 NCERT ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान में किस प्रकार का जीवन पाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना है कि रेगिस्तान किसे कहा जाता है। तो हम बात करते हैं रेगिस्तान किसे कहा जाता है। सबसे पहले हमें जानना है कि रेगिस्तान किसे कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है, जहां पर आपको चरम तापमान देखने को मिलता है। चरम तापमान मतलब या तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है या तो आपको बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलती है। तीसरा, जहाँ पर आपको कम वनस्पति देखने को मिलती है, यानी जहाँ पर आपको 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने को मिलती है। सेकंड, जहाँ पर आपको चरम तापमान देखने को मिलता है। थर्ड, जहाँ पर आपको कम वनस्पति देखने को मिलती है। ऐसे स्थान को हम रेगिस्तान कह सकते हैं। फिर चाहे वो स्थान ठंडा हो या गर्म, यानी तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के होते हैं, गर्म और ठंडे। यहाँ पर हमें गर्म मरुस्थल में सहारा मरुस्थल को पढ़ना है, जबकि ठंडे मरुस्थल में हमें लद्दाख को पढ़ना है। हमने जाना कि तापमान के आधार पर रेगिस्तान दो प्रकार के हो सकते हैं, ठंडे और गर्म। गर्म में हमें सहारा को पढ़ना है, जबकि ठंडे मरुस्थल में हमें लद्दाख के बारे में पढ़ना है। तो आइए हम इन सभी को डिस्कस करते हैं। रेगिस्तान यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पति है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गर्म रेगिस्तान में सहारा मरुस्थल की। तो सहारा मरुस्थल को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जो फैक्ट होते हैं उन्हें समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे पढ़ेंगे। देखिए, सहारा रेगिस्तान की लोकेशन क्या है। सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी इसकी जो लोकेशन है वह उत्तर में है। इस कारण हम इसे उत्तरी अफ्रीका में कहते हैं। और यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। जो इसका क्षेत्रफल है वह 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और इसका विस्तार यह 11 देशों से घिरा हुआ है। जो देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये 11 देश हैं जिन देशों में सहारा मरुस्थल फैला है। आगे हम बात करते हैं यहाँ की जलवायु। सहारा मरुस्थल में हमें अत्यधिक गर्म एवं शुष्क जलवायु देखने को मिलती है। दिन के समय यहाँ पर 57 डिग्री तापमान देखने को मिलता है, जबकि रात के समय यहाँ पर 0 डिग्री तापमान देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ के जीवन की, तो यहाँ का जीवन थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको मरुद्यान देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको कुछ पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, वहाँ पर आपको जीवन देखने को मिलता है। इन सभी को अब हम पढ़ते हैं। देखिए, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को आपने देखा ही होगा। तो उस मानचित्र में आपको उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग पर सहारा रेगिस्तान देखने को मिलता है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा मरुस्थल। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। जबकि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि यह कितने बड़े क्षेत्र में फैला है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड,
मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये 11 देश हैं जिन देशों में सहारा मरुस्थल फैला है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया है कि रेगिस्तान सिर्फ वो नहीं होता जहाँ पर आपको रेत देखने को मिलती है। रेगिस्तान में आपको बालू की विशाल परतें भी देखने को मिलती हैं। वहाँ पर आपको बजरी के मैदान भी देखने को मिलते हैं। वहाँ पर आपको नग्न चट्टानी सतह यानी उत्थित पठार भी देखने को मिलते हैं। जो हम सोचते हैं कि रेगिस्तान मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको रेत देखने को मिलती है, उसे हम रेगिस्तान कहते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए रेगिस्तान में आपको बालू की विशाल परतें, बजरी के मैदान, नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार सभी देखने को मिलते हैं। तो ये चट्टानी सतह स्थानों पर 2500 मीटर से भी ऊंची होती हैं। देखिए आप यहाँ पर उत्थित पठार देख सकते हो, यह कितने ऊंचे हैं और यह स्थानों से 2500 मीटर ऊंचे होते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर आपको चट्टानी, उत्थित पठार, बालू के विशाल पर्वत, बालू की विशाल परतें, बजरी के मैदान आदि देखने को मिल जाए, उसे भी हम रेगिस्तान कहते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर मैप में सहारा मरुस्थल दिखाया गया है। इसकी स्थिति क्या है? देखिए यह अफ्रीका के उत्तर में स्थित है, इसलिए हम इसे उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ मरुस्थल कहते हैं और यह कुल मिलाकर 11 देशों में फैला है। इसके पश्चिम में आपको अटलांटिक महासागर देखने को मिलता है, जबकि इसके उत्तर में आपको भूमध्य सागर देखने को मिलता है। इसके उत्तर पूर्व में आपको लाल सागर, जबकि इसके पूर्व में आपको हिंद महासागर देखने को मिलता है और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में आपको अफ्रीका महाद्वीप भी देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अटलांटिक महासागर में एक ठंडी जलधारा बहती है जिसे हम कनारी ठंडी जलधारा कहते हैं। तो कनारी ठंडी जलधारा का प्रभाव भी हमें मरुस्थल पर देखने को मिलता है। यानी हमने पहले भी पढ़ा है कि मरुस्थल के पश्चिम में आपको ठंडी जलधारा देखने को मिलती है। तो कनारी ठंडी जलधारा का प्रभाव भी हमें मरुस्थलों पर देखने को मिलता है। यानी ठंडी जलधारा जहाँ पर बहती है वहाँ पर हमें कम बारिश देखने को मिलती है, जिसका प्रभाव मरुस्थल पर पड़ता है। तो मरुस्थल के पश्चिम में हमें ठंडी जलधारा देखने को मिलती है और सहारा मरुस्थल के पश्चिम में हमें कौन सी ठंडी जलधारा देखने को मिलती है? कनारी ठंडी जलधारा देखने को मिलती है, जो कि अटलांटिक महासागर में बहती है। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर हमें कुछ फैक्ट दिया गया है कि वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी चीज़ें पाई हैं जिसके कारण यह अंदाज़ा लगाया गया है कि जिस स्थान पर आज सहारा मरुस्थल है उस स्थान पर पहले हरा भरा मैदान हुआ करता था। यानी वहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते थे, वहाँ पर जीव जंतु पाए जाते थे। तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी चीज़ें पाई हैं जिसके आधार पर वह बता सकते हैं। तो ये सब भी क्यों हुआ? यानी पहले हरा भरा मैदान था और अब मरुस्थल है, ऐसा क्यों? आपने प्लेट विवर्तनी तो सुना ही है। तो प्लेट विवर्तनी के कारण यानी मौसम में परिवर्तन के कारण, जैसे प्लेट विवर्तनी होती है, प्लेटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती हैं। तो जैसा तापमान जिस स्थान का होता है वहाँ का क्षेत्र भी उसी हिसाब से होता है। तो क्या पता पहले प्लेट विवर्तनी ऐसे स्थान पर थी, यानी ये क्षेत्र ऐसे स्थान पर था जहाँ पर काफ़ी हरी भरी घास देखने को मिलती है और अब ऐसा क्षेत्र है जिसके कारण यहाँ पर हमें मरुस्थल देखने को मिलता है। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियाँ सामान्य जानवर थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। तो ये सभी क्यों हुआ? ये सभी प्लेट विवर्तनी के कारण हुआ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं यहाँ की जलवायु के बारे में। यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है।
यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ पर जो वर्षा है वह बहुत ही कम समय के लिए होती है। यहाँ का जो आकाश है वह बादल रहित होता है एवं निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, यानी दिन के समय यहाँ पर हमें 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, जबकि रात के समय यहाँ पर हमें 0 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुँच जाता है, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं तथा तापमान गिरकर हिमांक बिंदु मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार यहाँ की जलवायु होती है। यहाँ पर वर्षा बहुत कम देखने को मिलती है। दिन के समय तापमान अधिक होता है, रात के समय हमें ठंड देखने को मिलती है। सहारा की अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि सहारा के अल अजीजिया किस क्षेत्र में, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में सबसे अधिक तापमान 1922 में दर्ज किया गया। 57.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है सहारा के अल अजीजिया में। इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, यहाँ पर किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में हमें कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में तो सब जगह रेत ही रेत पाई जाती है, तो यहाँ पर किस प्रकार ये पेड़ उगते हैं, यहाँ पर किस प्रकार खजूर के पेड़, कैक्टस आदि पाए जाते हैं। तो मरुद्यान, यहाँ पर हमें शब्द दिया है मरुद्यान। देखिए, मरुद्यान क्या है, जैसे मानो कोई रेत का टीला होता है, ठीक है, हमने माना कोई रेत का टीला है, तो यहाँ पर लगातार गर्म हवाएं चलती रहती हैं, जिसके कारण जो यहाँ की रेत है वह उड़ जाती है। यानी इन टीलों की रेत उड़ गई तो इन्होंने इस प्रकार की आकृति ले ली। जब ये इस प्रकार की आकृति लेते हैं तो ये जो स्थान है ये खाली हो जाता है और यहाँ पर पानी आ जाता है। जब यहाँ पर पानी आता है, यानी ऐसे स्थान जहाँ पर आपको पानी देखने को मिलता है, वहाँ पर कुछ न तो कुछ वनस्पतियाँ उग जाती हैं। तो इन स्थानों पर आपको पेड़ देखने को मिलते हैं। इन स्थानों को हम मरुद्यान कहते हैं। इन स्थानों पर आपको पेड़, थोड़ा बहुत जीवन ऐसे स्थानों पर देखने को मिलता है। जब ये मरुद्यान कुछ बड़े आकार के होते हैं, जैसे इस प्रकार के ये मरुद्यान पाए जाते हैं, तो इन स्थानों पर आपको मानव जीवन देखने को मिलता है। यानी ऐसे स्थान जहाँ पर लोग रहते हैं वह मरुद्यान के आसपास रहते हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर कैक्टस, खजूर के पेड़, यहाँ पर खजूर की खेती अधिक की जाती है, हमें देखने को मिलते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ एवं छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव होते हैं। देखिए, सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान, यहाँ पर आपको कितना अच्छा चित्र दिखाया गया है। आप इससे समझ सकते हो कि सहारा रेगिस्तान में किस प्रकार के मरुद्यान पाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ पर किस प्रकार जीवन संभव होता है। यहाँ पर किस प्रकार के लोग रहते हैं, यहाँ पर किस प्रकार जीवन संभव होता है। तो हम बात करते हैं सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल है। इन जनजातियों को आपको ध्यान रखना है, आपको नोट करना है कि सहारा रेगिस्तान में बेदुइन एवं तुआरेग जनजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेदुइन और तुआरेग जनजातियां कहाँ पर निवास करती हैं, तो यह सहारा रेगिस्तान में निवास करती हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। तो जो ये चलवासी जनजाति के लोग हैं, ये बकरी,
भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतलें बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ के लोगों का हमें जीवन देखने को मिलता है तथा पशुओं के बालों का उपयोग ये चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल आदि बनाने के लिए करते हैं। जबकि धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर इन लोगों का जीवन देखने को मिलता है। ये जीवन कष्टकारी होता है, लेकिन फिर भी ये लोग इस तापमान के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। ये लोग मोटे वस्त्र पहनते हैं। सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती हैं। तो सहारा में लोग मरुद्यान में रहते हैं और जो मिस्र में नील घाटी है उस स्थान पर लोग निवास करते हैं। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेब जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली जो कपास है वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि जो मिस्र में उगाई जाने वाली कपास है वह विश्व में प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं तेल की खोज। देखिए, जैसा तेल की खोज होती है उस स्थान का विकास होने लगता है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद को अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं। यानी जैसे तेल की खोज हुई है तो जो अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र आदि देश हैं, इन देशों में तेजी से परिवर्तन हुआ है। इन क्षेत्रों से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैंगनीज एवं यूरेनियम आदि शामिल हैं। तो किसी भी स्थान पर अगर तेल की खोज होती है तो वहाँ पर पानी की कमी भी होती है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन तथा ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बनाए गए हैं। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं। यहाँ वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि सहारा में भी किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ के लोग किस प्रकार जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ पर समय के साथ कितने बदलाव आ रहे हैं। जो तुआरेग जनजाति है वह विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है, जबकि जो चलवासी जनजाति का जीवन है वह शहरी जीवन की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इनकी सांस्कृतिक जीवन शैली में परिवर्तन देखने को मिलता है। देखिए, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें मरुद्यान के बारे में बताया है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाती है। जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है वहाँ मरुद्यान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं। लोग इनके आसपास निवास करते हैं एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। कभी कभी यह मरुद्यान असामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। जैसा अभी हमने आपको बताया कि कुछ मरुद्यान काफ़ी बड़े हो जाते हैं जहाँ पर लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पर हमें मोरक्को में टैफिलालेट का एक विशाल मरुद्यान का एग्जाम्पल दिया गया है जो 1300 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यानी एक ऐसा मरुद्यान जो कि काफ़ी विशाल है, वो है मोरक्को में टैफिलालेट मरुद्यान। इसे आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान। हमने बात की थी गर्म रेगिस्तान सहारा के बारे में, उसके बारे में हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम बात करते हैं ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में जो कि भारत में स्थित है। देखिए, लद्दाख यह इतना ठंडा क्यों है? एक तो यह ऊंचाई पर है, दूसरा यहाँ का बहुत कम तापमान है, यहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती, यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। इस कारण हम इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, यानी यहाँ का तापमान बहुत कम है, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ पर वनस्पति बहुत कम पाई जाती हैं।
इस कारण हम इसे रेगिस्तान कहते हैं। और यह एक ठंडा रेगिस्तान है क्योंकि यह बर्फ से ढका रहता है इसलिए। तो हमें पढ़ना है लद्दाख के बारे में। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है, ला और दाख। ला का अर्थ होता है दर्रे, जबकि दाख का अर्थ होता है देश, यानी पर्वतीय दर्रों वाला देश। पर्वतीय दर्रों वाला देश है लद्दाख। भारत के जम्मू कश्मीर अब 2 यूटी में डिवाइड हो गया है। तो अब हमें लद्दाख के बारे में पढ़ना है। यानी बृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, जबकि लद्दाख के दक्षिण में आपको जास्कर पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। देखिए, लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है और सिंधु की सहायक नदियां। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महागड्ढे यानी गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं यानी ग्लेशियर हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। गैंगरी ग्लेशियर कहाँ पर है? यह लद्दाख में स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदी है सिंधु नदी। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है, जबकि रात में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यानी यहाँ का तापमान बहुत ही कम होता है। यहाँ पर बहुत अधिक ठंड पाई जाती है, यहाँ पर बहुत अधिक बर्फ पाई जाती है। गर्मी में यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जबकि रात में 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। अगर हम बात करते हैं ठंड की यानी शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय यानी दिन हो या रात हो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है ठंड के समय। चूँकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है, अतः यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। वृष्टि छाया क्षेत्र मतलब जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। देखिए, आपको यहाँ पर मैप में लद्दाख दिखाया गया है, लद्दाख श्रेणी। तो यहाँ पर आप लद्दाख रेगिस्तान को देख सकते हो। यहाँ पर आपको सियाचिन हिमनद दिखाया गया है, कारगिल, श्रीनगर, जोजिला दर्रा, बड़ा लाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा। यह हिमाचल प्रदेश में है, बड़ा लाचला दर्रा और रोहतांग दर्रा। यहाँ आपको सिंधु नदी देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। साथ ही आपको यहाँ पर श्योक नदी देखने को मिलती है, जो कि हाल ही में चर्चा का विषय थी। साथ ही आपको इंडस नदी आदि देखने को मिलती हैं। तो ये सभी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। लद्दाख में आपको ध्यान रखना है कि इसके उत्तर में आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी और इसके दक्षिण में आपको जास्कर श्रेणी देखने को मिलती है। और यहाँ से सिंधु नदी निकलकर भारत में प्रवेश करती है। यानी सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत में इन श्रेणियों के मध्य से होकर प्रवेश करती है और यह एक गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज क्या है? देखिए, जब एक नदी बहती है तो वह अपने तटों को काटती है, यानी वह पर्वतों को भी काटती है और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। तो उस स्थान को हम गोर्ज कहते हैं। जहाँ पर नदी गड्ढे का निर्माण करती है उसे हम गोर्ज कहते हैं। और सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर एक गोर्ज का निर्माण करती है और यह तिब्बत से निकलकर, सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। तो इस प्रकार हमें ध्यान रखना है कि जो लद्दाख मरुस्थल है वहाँ से सिंधु नदी बहती है और एक गोर्ज का निर्माण करती है। देखिए, यहाँ पर हमें नोट में दिया गया है कि लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि। तो खापा चान किसे कहा जाता है? खापा चान लद्दाख को कहा जाता है। इसका अर्थ होता है हिमभूमि। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, यहाँ पर किस प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है। घाटी में सरपत
विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। तो यहाँ पर हमें ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ देखने को मिलते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रोबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्टेकॉक, रेवॉन एवं होप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? यहाँ पर रोबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्टेकॉक, रेवेन एवं होप जैसे यहाँ पर पक्षी पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं। लद्दाख के कुछ पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है, जबकि भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर वनस्पति और प्राणी जीवन देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं चीरू या तिब्बती एंटीलोप क्या है? चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। तो चीरू एवं तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार होता था क्योंकि शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए, जिसका वजन काफ़ी हल्का होता है और यह बहुत अधिक गर्म होता है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार का जीवन पाया जाता है, यहाँ पर किस प्रकार लोग रहते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। तो बौद्ध मठ कौन से हैं? यहाँ पर गोम्पा। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से से एवं लामा यूरू। ये कुछ यहाँ पर बौद्ध मठ हैं, इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखिए यहाँ पर हमें नोट में दिखाया गया है कि जो क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला है वह किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला सरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिए। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सैम एवं सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यानी यहाँ पर ठंड के मौसम में इतनी अधिक ठंड होती है कि यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसायों एवं दुकानों को भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? लद्दाख की राजधानी है लेह। सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1A यह लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। इसे आप ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय राजमार्ग A1 यह लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। देखिए यहाँ पर आप थिक्से मठ को देख सकते हो, यह किस प्रकार दिखता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप है पर्यटन। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययी से ही इनका उपयोग करते हैं और भी कुछ व्यर्थ नहीं करते। तो इस प्रकार यहाँ के लोग सिंपल एवं सादा जीवन व्यतीत करते हैं। वे अपने मुख्य क्रियाकलाप में पर्यटन का प्रयोग करते हैं, यानी देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। देखिए पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं यहाँ आप इस प्रकार देख सकते हो। आगे हम बात करते हैं मनाली लेह राजमार्ग। यह 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचला, लुनगालाचला,
एवं टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो मनाली लेह राजमार्ग यह केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है उस समय। तो आज का अध्याय हमारा यहीं पर पूरा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? तो आज हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।